हेलो एवरीवन, दिस इज राव स्नेही एंड वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस। आज हम इकोनॉमी का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जहां पर हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के इन जनरल जो फीचर्स हैं वो क्या है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और ये हमारी इकोनॉमिक्स लेक्चर का एक सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो डिस्कस करते हैं पहले कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में ओवरऑल डिफरेंस क्या होता है एंड हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और हम दोनों कंट्रीज को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखो हिस्टोरिकली क्या रहा है। हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता रहा है। और ये जो गैप है इसके बहुत सारे कारण थे, जहाँ पे आप कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, इन सारी चीज़ों को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो। बट आज की डेट में एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है। तो अब पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि यहाँ पर है क्या। देखो डेवलप्ड कंट्रीज वो है जहाँ पर एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोग एक रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से, या फिर आप इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो मिनिमम किसी भी इंसान का होना चाहिए एक पर्टिकुलर अच्छी लाइफ जीने का, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में टू सम एक्सटेंट अचीव हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलप नहीं होना, ऑब्वियसली डेवलप होना ही है। और कोई कंट्री कब डेवलप हो जाएगी ये लिमिट हम वैसे रियलिस्टिकली नहीं लगा सकते, बट फिर भी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए ये एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जहाँ पे लोगों के पास हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो और वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, जहाँ पे लोगों को इनफ गुड इनफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल पाए, उसे हम डेवलप कंट्री इन जनरल बोल देते हैं। फाइन। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इंडिविजुअल इनकम है वो इतनी होती है कि लोग एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री होती है जो इस चीज़ को अचीव करने के अभी प्रोसेस में है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो इन जनरल आपको भी थोड़ा इसका आइडिया ही होगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा सा हाई होगा। ये काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितने भी एक और यहाँ पे डिफरेंस होता है कि डेवलपिंग कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो या तो रिसोर्सेज कम होते हैं या फिर अनईक्वली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज का कम होना, और अगर रिसोर्सेज हो भी तो कुछ लोगों के पास ही वो रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा लोगों के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब ये रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। ये रिसोर्स फूड हो सकता है, ये लैंड हो सकता है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये फीचर थोड़ा रहता है। और क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है या फिर रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा हाई रहता है। फिर जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया डेवलप्ड कंट्रीज़ में हेल्थ की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होगा, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा होगी। फिर जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, ये भी यूजुअली ज़्यादा होती है। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डेवलपिंग कंट्री में डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है। डेथ रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। बर्थ रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यूजुअली ये एक फिनोमेना और एक पैटर्न देखा गया है कि जो रिलेटिवली पुअर कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है इन जनरल। सेकेंडली, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होने के बहुत कारण भी होते हैं क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो इतना महंगा नहीं है। जब आप अर्बन एरियाज़ में जाते हो या एक्सपेंसिव जगह जाते हो तो वहाँ पे एक लाइफ बिताना इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने से पहले दो बार सोचते हैं। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व है। थर्डली, जो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे वुमेन के पास फैमिली प्लानिंग में ज़्यादा से होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। और वुमेन के पास जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या ओवरऑल एजुकेशन है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है, इसलिए भी बर्थ रेट थोड़ी ज़्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो रहती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई इंसान जब उसका बर्थ हुआ है तो वो ऑन एवरेज कितने साल जिएगा। और अगेन क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर है तो यहाँ पे वो जो
नेट साल है या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी कम होती है डेवलप्ड कंट्री से। देन यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो मेन सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जनरल होता है। बट ये जो डेफिनेशन है ना ये काफ़ी पुरानी है। आजकल ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस सेक्टर ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डोमिनेट करता है बट सर्विस सेक्टर भी डोमिनेट करता है। हाँ, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया का 17% है जीडीपी का, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो ये नंबर बहुत कम है और सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स पे बना चुका हूँ, प्लीज़ तो उनको भी जाके आप देखिए, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा। देन ओवरऑल यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डेवलप कंट्रीज़ में हाई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इन जनरल डेवलप्ड कंट्रीज़ में इक्वल होता है। बट अगैन ये डेफिनेशन भी काफ़ी पुरानी है क्योंकि अगर आप आज यूएस में चले जाओ, यूके में चले जाओ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पुरानी है और ये डेफिनेशन भी पुरानी है। बट इनको पढ़ने से हमें आइडिया रहता है कि कैसे कैसे हम दोनों कंट्रीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल पर कैपिटा इनकम क्या है? देखो, नेशनल इनकम होता है कि एक कंट्री के लोग टोटल कितना पैसा कमाते हैं, बस। और उस नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा कि ऑन एवरेज एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओवरऑल नेशनल इनकम या जीडीपी जो डेवलप्ड कंट्रीज की है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ऊपर से जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी कम है। तो ये जो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला में इसको डालोगे ना डेवलप कंट्रीज के लिए, तो न्यूमरेटर तो बहुत ज़्यादा है और डिनोमिनेटर बहुत कम है, तो जो फाइनल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के कारण जो लोग हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाते हैं। अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारी जीडीपी थोड़ी सी कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो, इंडिया की जो जीडीपी है वो नंबर 5th पे आती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नंबर 5th पे आती है पूरे वर्ल्ड में, तो ये रैंक अच्छी है काफ़ी। लेकिन अगर आप इसको इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो हमारी रैंक बहुत गिर जाती है। तो जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत नीचे है, जबकि टोटल जीडीपी काफ़ी अच्छी है। और इसलिए जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कम है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, और वहाँ पे एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एग्जिस्ट करता है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी थोड़ा कम है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको वैसे भी पता है। फिर बात आती है जीडीपी की। देखो, जीडीपी इन जनरल डेवलप्ड कंट्रीज की हायर होती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इंडिया, इंडिया अभी डेवलपिंग फेज में है, फिर भी हमारी जीडीपी कहाँ पर आती है? 5th नंबर पे आती है। कहीं कहीं ना आपको नंबर 3 भी दिखेगा, बट ये थर्ड जो है ये परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है। अभी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है ये हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको इसके बारे में बता नहीं रहा। बट इन जनरल हमारी इंडिया की जीडीपी 5th नंबर पे है। लेकिन हमसे ऊपर कौन है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, देन जापान, जर्मनी, और हमसे नीचे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो चाइना भी एक तरह से डेवलपिंग कंट्री के ही उसमें आती है। बट द थिंग इज कि ज़्यादातर कंट्रीज जो है हाई जीडीपी वाली वो डेवलप्ड ही है। ठीक है, और इंडिया डेवलपिंग फेज में आती है। तो इन जनरल देखा जाए तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कम रहती है इन जनरल। और रिच एंड पुअर डिवाइड भी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। बट मैंने क्या कहा कि ये जो डिवाइड वाला, इनइक्वालिटी वाला ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है। आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा गैप वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है जो कि कभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही था सिर्फ। देन रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई लेवल का एंड उसके कारण लोगों की इनकम इनफ है एंड वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सपोज इंडिया के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर हैं। लेकिन अगर इंडिया के पास, मैं सिर्फ इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल होगा। मान लेते हैं इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या उतना पैसा नहीं है कि हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ ज़मीन के अंदर से, तो ये रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, या तो रिसोर्सेज कम ही हैं और अगर है भी तो उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए या तो फाइनेंस नहीं होता या फिर टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो ये भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। देखो, फाइनेंस ना होना ये तो इन जनरल डिस्प्ले करता है कि कंट्री अभी फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है। टेक्नोलॉजी ना होना
ये इस चीज़ को डिस्प्ले करता है कि कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंट्री में अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगी। तो ये अब आपको एक गैप समझ में आता है। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के फीचर्स क्या है, लेकिन अब आपको एग्जांपल्स भी तो चाहिए होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्लोबल लेवल पे ये डिवाइड कैसा दिखता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप इस मैप को देखो जो कि आपको बताता है ब्रेंट लाइन। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, ये आपको ब्रेंट लाइन के बारे में बताता है। अब ये ब्रेंट लाइन क्या है और ये मैप क्या है, देखो इन जनरल अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे नीचे की साइड है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन कंट्रीज को अगर आप छोड़ दो, इन कंट्रीज को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो बची हुई कंट्रीज हैं, जैसे साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप कुछ हद तक, अफ्रीका, बचा हुआ एशिया, तो ये जो कंट्रीज है ना, ज्यादातर जो कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में एक लाइन ड्रॉ करो तो ज्यादातर जो ये ब्लैक कलर में कंट्रीज बनाई है मैंने, ये कौन सी है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जो ग्रीन कलर में मैंने कंट्रीज मार्क करी है, ये है डेवलप्ड कंट्रीज। तो इन जनरल अगर आप पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो इन जनरल आपको दिखेगा कि ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस लाइन के नॉर्थ में है, और ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, वो इस लाइन के नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए जो इन जनरल, अब देखो आप बोलोगे कि ईस्टर्न यूरोप तो नॉर्थ में है, हाँ, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जो कि डेवलप्ड है वो तो साउथ में है, हाँ, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, 100% नहीं, ये एक्सेप्शन है, बट इन जनरल ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज इस लाइन के ऊपर है, और इसी लाइन को बोला जाता है ब्रांट लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है ब्रांट लाइन। और इसीलिए जब भी आप ना वर्ल्ड में सुनोगे, आप फ्यूचर में अब जो इंडिया के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर जाते हैं तो वो ऐसे शब्द यूज करेंगे, ग्लोबल साउथ, कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहता है। अब इसका आपको मतलब समझ में आ गया कि ग्लोबल साउथ क्या है। डेवलपिंग कंट्रीज को हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज को हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, और यही डिफरेंस है। और इस चार्ट में भी आप देख सकते हो, अगर एक लाइन ड्रॉ करो तो ऊपर इन जनरल क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज, और नीचे की साइड इन जनरल है डेवलपिंग कंट्रीज। ऑब्वियसली इसमें ऑस्ट्रेलिया, पहले तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर न्यूजीलैंड, ये कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट इन जनरल आपको एक आइडिया मिल चुका है। और ईस्टर्न यूरोप भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड नहीं है, वो भी डेवलपिंग है, बट इन जनरल यहाँ पे एक ग्लोबल साउथ और एक ग्लोबल नॉर्थ का डिवाइड देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा होने के भी पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है कॉलोनाइजेशन। अब देखो ज्यादातर कॉलोनाइजेशन कहाँ पे हुआ है और किन पावर से हुआ है। यूजुअली जो वेस्टर्न यूरोप की बहुत सारी पावर्स थी, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज करा। ये यूएस में गए, देखो यूएस में जाके ये लोग खुद ही सेटल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाके ये लोग खुद ही सेटल हो गए। ठीक है, यहां पे जाके ये लोग खुद सेटल हो गए। लेकिन जो बाकी वर्ल्ड है वहां पे जाके उन्होंने लोगों को क्या करा, अपने अंडर कंट्रोल में करा, बंदी बनाया और कॉलोनाइज करा। उनकी जो लोकल इकोनॉमी है उसको सिर्फ उन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल के लिए ट्रीट करा, और उस रॉ मटेरियल को वो ले जाते थे यहाँ पर खुद के कंट्री के अंदर, और वहां पे बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स बना के बेचते थे। तो जो ग्लोबल साउथ है उसको एक तरह से आप मान लो एक एक काऊ के जैसे यूज करा गया, कि जब मर्जी आई तब काऊ से उन्होंने जो मिल्क है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने ग्लोबल साउथ को ट्रीट करा, इसलिए आज ग्लोबल साउथ डेवलपिंग ही रह गया, जबकि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो डेवलप्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि यूएस भी तो एक तरह से कॉलोनी था, तो वो डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि यूएस में वही लोग जाके बस गए, तो वो एक तरह से आप कॉलोनी कैसे बोलोगे उसको? ऑन पेपर वो कॉलोनी है, बट जब वही लोग रह रहे हैं यहाँ पे तो वो खुद को इतना बुरा थोड़ी ट्रीट करेंगे जितना उन्होंने इंडिया को ट्रीट करा है, अफ्रीका को ट्रीट करा है, साउथ अमेरिका को ट्रीट करा है। तो ये डिफरेंस कॉलोनाइजेशन के कारण है। इसके और भी रीजन है, बट ये काफी मेजर रीजन है। और ये भी ऐसे कुछ टर्म है जो कि आप सुनते होगे न्यूज में। मैंने इन सारी चीजों को इंक्लूड करा है इस लेक्चर में ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जो भी अगर आप बचे हो, कि फर्स्ट वर्ल्ड क्या है, सेकंड वर्ल्ड क्या है, थर्ड वर्ल्ड क्या है। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये भी आज ओल्ड हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको ये नाम आज भी सुनने को मिलेगा, जबकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 में,
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 में, उसके पहले जो यूरोपियन पावर्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, क्योंकि इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती है। बहुत सारी इनकी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट बन जाती है। जैसे इंडिया एक एग्जाम्पल है, श्रीलंका एक एग्जाम्पल है, बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लग जाती है, तो इनके जो एम्पायर हैं वो गिरने लग जाते हैं। ऊपर से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो ज़्यादातर यूरोप में ही लड़ा गया था, तो इनके पास पैसे भी नहीं बचते इन कंट्रीज के पास अब इतने ज़्यादा। तो यहाँ पे दो मेजर कंट्रीज निकल के आती हैं जिनको आप कहते हो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। तब रशिया नहीं था, तब यूएसएसआर उसको बोला जाता था, बट टेक्निकली वो रशिया ही था। ये दो कंट्रीज निकल के आती है। तो जो अब वर्ल्ड में सिर्फ दो ही मेजर पावर है, ठीक है, वर्ल्ड में सिर्फ दो ही मेजर पावर है। और ये भी देखा गया कि यूएस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड था यूएसएसआर से, तो इसलिए यूएस को बोल दिया फर्स्ट वर्ल्ड। और यूएस के जो दोस्त थे वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप हमेशा से ही ईस्टर्न यूरोप से ज़्यादा डेवलप्ड रहा है। तो वेस्टर्न यूरोप और यूएस इन सबको बोल दिया गया कि ये क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अब यूएसएसआर जो है वो अभी भी थोड़ा डेवलपिंग ही था, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर था इसलिए उसको सेकेंड वर्ल्ड में डाल दिया। और जो बचा हुआ पूरा वर्ल्ड है उसको थर्ड वर्ल्ड बोल दिया गया कि ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। बस ऐसे ही नाम पड़ गए बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, और वो भी 1945 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1991 के बाद जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है कंप्लीटली। और यूएसएसआर के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब छूट के यूएसएसआर से निकल जाती हैं और अब सिर्फ रशिया रह गया। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है सेकेंड वर्ल्ड का, ये गायब ही हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड तो यूएसएसआर था, अब वो रहा नहीं। तो सेकेंड वर्ल्ड कोई बोलता नहीं है, अब आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड सुनाई देता है। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको हर कोई थर्ड वर्ल्ड बोल देता है। बट अगेन अब 21st सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है, वर्ल्ड बहुत बदल चुका है। आप इंडिया के अंदर ही जहाँ पे भी जाओगे, कुछ एरियाज इंडिया के अंदर है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड के बराबर है, कुछ एरियाज इंडिया में है जो कि सेकेंड वर्ल्ड के बराबर है, और कुछ एरियाज इंडिया है जो कि थर्ड वर्ल्ड के अराउंड बराबर है। तो आप पूरे इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। आप चाइना को देख लो, आज चाइना ऑलमोस्ट यूएस को ओवरटेक करने वाला है जीडीपी में, ठीक है, ऑलमोस्ट करने वाला है। तो आप चाइना को थर्ड वर्ल्ड कैसे बोल सकते हो जब वो हिस्टोरिकली रहा। आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड नहीं बोल सकते, चाइना को नहीं बोल सकते। तो ये जो ट्रेंड बन गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड क्या होता है, ये आज बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ये क्या था और ये कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा है, तो प्लीज़ आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ना, क्योंकि जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा है। द यूएस और उसके जो नेटो अलाइज थे, नेटो अलाइज वही थे जो कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप के अलाइज थे। अब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चली जाती है, लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमिक बेसिस पे ये डिवीजन था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बताया था। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी तो चीज़ें ये आप वहाँ पे पढ़ोगे थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग। और यहीं पे यहाँ पे ब्रेंट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को क्या करता है, इन जनरल डिवाइड करता है, इन जनरल। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अलग से आ गए हैं, और अब यहाँ पे देखो बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि टेक्निकली ग्लोबल साउथ का ही पार्ट होनी चाहिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड अगर आप एक रफ लाइन बनाओगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, ये लाइन जो है सेपरेट करती है वर्ल्ड को टू मेजर रीजन्स में। तो आज जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड है ना, ये कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं है। आज जो कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है वो है नॉर्थ साउथ, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिवाइड। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ की है, ये डिवाइड होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्लोबल नॉर्थ की है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के कारण ये एक मैसिव डिवाइड बन चुका था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब एक और दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि जब मैंने कहा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में ये डिवाइड एग्जिस्ट करता है, तो वो डिवाइड ऑन ग्राउंड दिखता कैसे है। अब ये इमेजिनेशन आपके पास भी है, आपको भी ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, जो चीज़ें ग्लोबल नॉर्थ के पास हैं वो ग्लोबल साउथ के पास नहीं है, इस तरह से आप इसको सोचो। देखो, जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड ये बहुत ज़्यादा है, और ये मैंने अलग से क्यों यूज़ करा है यहाँ पे। देखो, जो यूपीएससी का GS3 है वहाँ पे साइंस एंड टेक और इकोनॉमी एक ही पेपर के अंदर है। तो यूजुअली जब वो क्वेश्चन पूछते हैं दोनों को मिला के पूछते हैं, और इस टॉपिक में वो दोनों साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आज और फ्यूचर में जो वर्ल्ड आगे जाएगा वो डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएगा, उसके अलावा वो जा ही नहीं सकता। लेकिन हमने देखा है कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, और जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, वो ग्लोबल नॉर्थ में पहले होता है फिर यहाँ पे आता है।
तो ग्लोबल साउथ हमेशा पीछे रह जाता है कुछ हद तक। तो ये एक डिवाइड है जो कि ग्राउंड पे देखने को मिलता है, जिसके कारण ग्लोबल साउथ को थोड़ा-सा प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है डिजिटल लिटरेसी। जो डिजिटल लिटरेसी है वो ग्लोबल साउथ में कम है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब कि किसी को फ़ोन चलाना कितना आता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना कितना आता है, क्या उनको पता है टेक्नोलॉजी के क्या-क्या नुकसान, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या लोग स्कैम्स वगैरह के लिए अवेयर हैं, क्या लोगों को पता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये टोटल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये सब डिजिटल लिटरेसी के अंदर आता है। जो ग्लोबल साउथ है, उसके अंदर ये डिजिटल लिटरेसी थोड़ी-सी कम है, ठीक है? ये थोड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक डिजिटल डिवाइड है और डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है, और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड भी है। ग्लोबल नॉर्थ के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज़ है ना, उसको वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ। हमारे पास अगर रिसोर्सेज़ है भी और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इन रिसोर्सेज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। मतलब इंडिया के पास मान लेते हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता, और आता भी है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। तो ये इतने सारे मिनरल्स होने का फ़ायदा क्या? इंडिया के पास इतना बड़ा लैंड मास है, फाइन, और हमारे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पेनिनसुला में कि यहाँ पे कितने सारे आप विंड मिल्स लगा सकते हो, बहुत सारे लगा सकते हो विंड मिल्स। लेकिन ये ऑफ शोर पानी के अंदर जो आप ऑफ शोर विंड मिल लगाओगे, वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं लगाने। लेकिन अगर लगा दिए तो कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी शोर लाइन है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये एक तो एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ना, इंडिया में हो रहे हैं, बट बहुत ही स्लो हो रहे हैं अभी। विंड मिल पे और जो विंड एनर्जी है, इसमें सबसे धीरे काम चल रहा है अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो तो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और हम इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़े से मिस आउट करते जा रहे हैं। और उसका रीज़न यही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी डिवाइड, डिजिटल डिवाइड और डिजिटल लिटरेसी के इशूज़। फाइन। देन उसके अलावा अब इंडिया में क्या है, जब से बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है, जैसे भारत नेट वगैरह, इसके कारण इंडिया में क्या है कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, वो दूर दराज इलाकों में भी फैल चुका है। दैट मीन्स रैंडम रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट पहुंच चुका है। लेकिन अभी दूसरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ रिलायबल एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन अफोर्डेबल भी है, तो रिलायबल नहीं है। कभी स्पीड आती है, कभी नहीं आती। और कभी, अब देखो, इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कभी नहीं आ रही। अब जो नॉर्मल इंसान है उसको तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस होते हैं, जो कि ई कॉमर्स में डील करते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस है, या ऐसे कुछ बिजनेस है जिनको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनका यूज़ करके वो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, वो इन एरियाज में अपने बिजनेस नहीं चला पाएगी, क्योंकि या तो इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंटली नहीं आ रही, या फिर इंटरनेट की स्पीड ऊपर नीचे होती है बहुत ज़्यादा। तो वो अपने बिजनेस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्लो रहता है ग्लोबल साउथ में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। रिलायबल और अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी भी आप यहाँ पे लिख लो, जो कि कम होती है थोड़ी बहुत। तो ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में इतना बड़ा डिवीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड को आप कैसे डिवाइड करते हो, उनमें डिफरेंसेस क्या है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये जो एक पूरा सिनेरियो है इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड का, वो थोड़ा हमारे दिमाग में अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। फाइन। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि क्या इंडिया ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले भी डिस्कस करा था आपसे, कि जो कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है, स्टेट इकोनॉमी क्या है। ठीक है, उसको इस लेक्चर में मैं एक बार डिस्कस करूंगा। बट एक बार ये समझना ज़रूरी होता है कि एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। तो एक बार समझते हैं कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। अब इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों चीज़ें आती है, इम्पोर्ट भी आता है और एक्सपोर्ट भी आता है। ये दोनों चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो कोई कंट्री अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप उसको ओपन इकोनॉमी इन जनरल बोलोगे। फाइन। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो क्या करते हैं, ओपनली पार्टिसिपेट करते हैं। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जो कैपिटल है वो भी थोड़ा फ्रीली फ्लो होता है। कैपिटल फ्री फ्लो होना मतलब, देखो, आप सिर्फ ना गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट नहीं करते, आप पैसा भी इंपोर्ट करते हो, तब वो भी एक ओपन इकोनॉमी का इंडिकेशन है। जैसे आज गूगल, नेटफ्लिक्स और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इनफैक्ट यूट्यूब, इनके बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं ये चाइना में बैंड है, और रशिया में पहले थे, और जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट करा है तब से ये वापस कम हो गए।
सो द थिंग इज कि जो इकोनॉमी चाइना की या जो इन जनरल नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फॉरेन बिजनेसेस उनकी कंट्री के अंदर नहीं खुल पा रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री के अंदर नहीं आ पा रहा, तो वो थोड़ी सी क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है, वो ओपन इकोनॉमी नहीं है। इंडिया में क्या है, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है, 100% तक, सब में नहीं बट ज़्यादातर केसेस में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो अब आपको यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि इंडिया शायद ओपन इकोनॉमी हो। देखते हैं आगे। यहाँ पे जो है एक्सचेंज रेट भी एक क्रूशल रोल प्ले करती है कि जो करेंसी की, जो जो कंट्री की करेंसी है वो किस तरह से मूव कर रही है। देखो आज रुपी जो है वो डेफिनेटली बहुत नीचे गिर चुका है डॉलर के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इंडिया ने आर्टिफिशियली रुपी को फिक्स नहीं कर रखा। क्या हमने रुपी को फिक्स कर रखा है? नहीं, हमने रुपी को थोड़ा सा मार्केट के लिए ओपन छोड़ रखा है कि ठीक है, आप की जो रुपी है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डॉलर के अगेंस्ट ऊपर होगा या नीचे जाएगा, अप्रिशिएट होगा या डिप्रिशिएट होगा। ऑब्वियसली इसमें जो आरबीआई है वो रोल प्ले करता है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कोशिश करता है कि रुपी की वैल्यू थोड़ी सी स्टेबल रहे। उसके अलावा मेजॉरिटी केसेस में जो रुपी है वो मार्केट बेस पर ही डिसाइड हो रहा है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करके नहीं रख रही। तो ये भी एक ओपन इकोनॉमी का क्या है, एग्जाम्पल है। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज दूसरी कंट्री के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया ने ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। वो जैसे साउथ एशिया के अंदर हमने एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड अग्रीमेंट पे हमारी अभी बात चल रही है, यूएस के साथ डिफरेंट अग्रीमेंट्स कर रखे हैं बट कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बात चल रही है। तो मतलब थिंग इसकी ये भी एक आपको एक हिंट देता है कि जब हम बाकी इकोनॉमीज के साथ ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी एक हिंट है कि हाँ हम शायद ओपन इकोनॉमी हो। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि इसका एक्चुअली फीचर्स क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में इनके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वो फीचर्स लिख देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ओपन इकोनॉमी का फीचर है या नहीं। देन क्लोज्ड इकोनॉमी, उसका एग्जैक्टली उल्टा। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होगा, ओपन का उल्टा। यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब खुद की ही कंट्री में जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उस पर ही हम ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे चाइना का ये मॉडल रहा है बहुत सालों से कि वो खुद की ही कंट्री में उन्होंने गूगल डेवलप करा है। उसको गूगल नहीं बोलते, उसको बायदू बोलते हैं, बट उन्होंने खुद की कंट्री में ये सिस्टम्स डेवलप करे हैं। तो ये क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो लिमिटेड है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड जीरो हो। देखो इंडिया भी ना बहुत टाइम तक क्लोज्ड इकोनॉमी ही थी, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं थी। ऑयल या क्रूड ऑयल जो है वो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल नहीं है और है भी तो बहुत कम है, तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इवन दो हिस्टोरिकली हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड ही थी, फिर भी हम इंपोर्ट करते थे। तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रीलिम्स में ना ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड जीरो होता है, बट नहीं, इसमें लिमिटेड होता है। जीरो भी हो सकता है और थोड़ा बहुत भी हो सकता है, बट वो लिमिटेड रहेगा। ये सारी चीज़ें। और कैपिटल जो है मतलब जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कंट्री से अंदर जाना या कंट्री से बाहर जाना, इस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हो सकता है ये कंप्लीटली बंद हो सकता है ये बहुत कम हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। देन द एक्सचेंज रेट जो है, जो मतलब जो कंपनी की खुद की करेंसी, कंट्री की खुद की करेंसी है, वो इंटरनेशनल करेंसी से जब कंपेयर होती है तब क्या ये जो करेंसी है फ्रीली मार्केट बेस पे घूम रही है या फिर गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर रखा है। अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल है करेंसी पर तब वो क्लोज इकोनॉमी का एग्जाम्पल होता है। तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और क्लोज्ड इकोनॉमी का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या क्लोज्ड इकोनॉमी बेटर है क्या या फिर ओपन इकोनॉमी बेटर है। और दोनों का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि इसका कोई सही आंसर है ही नहीं, क्योंकि आप चाइना को कंपेयर करो नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया भी क्लोज इकोनॉमी रही है, चाइना भी क्लोज इकोनॉमी रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री है। उनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, बट उनके जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। चाइना एग्जैक्टली उल्टा है। चाइना की जो जीडीपी है आज इंडिया से 5 या 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, चाइना ऑलमोस्ट यूएस की जीडीपी को ओवरटेक करने वाला है। सो चाइना ने क्लोज्ड इकोनॉमी को यूज़ करा खुद की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, खुद की ही इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी थी तो बाहर से कोई कंपनी चाइना में आ नहीं पाई, तो जो लोकल या डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको कंपटीशन कम मिला, तो उन्होंने खुद ने अच्छे से ग्रो करा। लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया में भी जो लोकल कंपनीज हैं उनको कंपटीशन कम मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर कंपटीशन ही नहीं है तो कुछ अच्छा या इनोवेटिव करने का मोटिवेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो दोनों ये एग्जाम्पल है आपके सामने
यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी सक्सेस हुई, यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी फेल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी, मैं इन जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन जनरल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि ओपन इकोनॉमी के अंदर हैं, वो इंपोर्ट बेस्ड नेशंस बन चुकी हैं सिर्फ, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि ओपन इकोनॉमी को फॉलो करती है। क्योंकि ओपन इकोनॉमी में क्या होता है पता है कि बाहर से अंदर प्रोडक्ट्स आने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और है भी तो बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ओपन इकोनॉमी का बहुत फायदा हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज को ओपन इकोनॉमी का थोड़ा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि अब आप खुद सोचो, आप कोई बिजनेस डालना चाहते हो, और क्योंकि देखो इनिशियली आपके पास रिसोर्सेज कम है और आपको थोड़ी इनकम भी चलानी है, तो आप शायद अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव बेचो ताकि आपकी थोड़ी इनकम निकले। वहीं डेवलप्ड इकोनॉमी का कोई इंसान, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बना रहा है, और ज़्यादा क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी प्राइस अपने आप नीचे गिर जाएगी। फिर वो उसी प्रोडक्ट को आपकी कंट्री में आके बेच रहा है, तो आपका खुद का प्रोडक्ट तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो थोड़ा सस्ता हो गया। तो आपकी कंट्री का इंसान कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, बाहर वाला या आपका? बाहर वाला, क्योंकि वो उसको थोड़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो लोकल या डोमेस्टिक इकोनॉमी है या डोमेस्टिक कंपनीज है, उनकी ग्रोथ श्रिंक होकर रह जाती है। और हम एक्सपोर्टिंग, मतलब ओपन इकोनॉमी में ये होना चाहिए ना कि हम इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट भी उतना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज के केस में। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते इतना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या फिर टेक्नोलॉजी की कमी है, और इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम इंपोर्ट करते रहते हैं ओपन इकोनॉमी के नाम पे, और इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज बन के रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, ओपन इकोनॉमी का इनको फायदा हुआ, इनको नुकसान हुआ। तो द थिंग इज कि कोई भी ऐसा नहीं है मॉडल जो 100% करेक्ट हो, इसलिए हर चीज का क्या होना चाहिए, बैलेंस, सिंपल, यही एक रूल है। तो ये चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट होती है। तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रोसेस में इन जनरल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और स्पेशली हम देखेंगे कि लीनियर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें चीज़ें स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। ठीक है, और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती है जब रॉ मटेरियल बनता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो जाता है, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फाइनल प्रोडक्ट के बाद लोग उसको खरीदते हैं, तो वो कंज्यूम होता है, उसका कंजम्पशन होता है एक तरह से। ठीक है, उसका कंजम्पशन हो गया। क्या यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई? नहीं। अब ये जो कंजम्पशन के बाद जब किसी प्रोडक्ट को उन्होंने कंज्यूम करा है कंज्यूमर्स ने, उसके बाद उसकी कुछ लाइफ साइकिल है, या उसकी कोई पूरी एक रेंज है, और कुछ टाइम बाद वो जो प्रोडक्ट है वो किसी काम का रहता नहीं है, तो वो क्या होता है, फिर रिसाइकल होने जाता है। उसको आप डस्टबिन में डाल देते हो तो वो रिसाइकल ही हो रहा है एक तरह से। रिसाइकल होने पे उसके जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करा जाता है, उनको वापस रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस की इन जनरल साइकिल होनी चाहिए। और कुछ अगेन, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स तो रॉ मटेरियल में फिर से कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे उसके बचे हुए हिस्से होंगे जो कि किसी यूज़ के नहीं हैं, तो उनको डंपिंग यार्ड में डंप कर दिया जाता है, या फिर बहुत डिफरेंट तरीक़ों से कभी कभी जला भी दिया जाता है, इंसिनरेशन कर दिया जाता है, पायरोलिसिस कर दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक की है, इकोनॉमी की नहीं है। बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि पूरा इकोनॉमिक प्रोसेस किसी भी चीज़ का इन जनरल क्या होता है। फाइन। तो अब ये तो जो हो गई, ये एक साइकिल हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साइकिल है। लेकिन एक लीनियर इकोनॉमी होती है। लीनियर इकोनॉमी में ये जो रॉ मटेरियल, जो रिसाइकल गुड है, इससे वापस रॉ मटेरियल निकाला जाए, ऐसा शायद नहीं होता। ये प्रॉब्लम है लीनियर इकोनॉमी की। ठीक है, सो यहाँ पे लीनियर इकोनॉमी में क्या है, टेक मेक डिस्पोज, मतलब किसी रॉ मटेरियल को लिया, उससे कुछ बनाया, और फिर उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, उसको फेंक दिया, वो वेस्ट में चले आता है। टेक मेक यूज और वेस्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है लीनियर इकोनॉमी की। अब आप खुद अपने घर के आसपास देखो, ये आपका एक मान लो एक टास्क है। इन जनरल आप न्यूज़ पढ़ो, घर के आसपास देखो, आप देखो कि आपको क्या लगता है आप किस इकोनॉमी में जी रहे हो। क्या आप सर्कुलर इकोनॉमी में हो, जहाँ पे रिसाइकल होकर रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, या फिर वो सिर्फ वेस्ट हो जाती हैं और फिर डंप यार्ड में चली जाती है? ये आप खुद सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कोई प्लास्टिक है, बहुत बार प्लास्टिक को भी क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, डंप यार्ड में डाल दिया जाता है। लेकिन आपने ना देखा होगा कि बहुत सारी प्लास्टिक की, थोड़ी थिक प्लास्टिक की कभी कभी आपको चेयर मिलेगी, शायद आपके घर में भी हो ऐसी। ये जो चेयर्स है ना थिक प्लास्टिक की, हर कोई तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ये जो चेयर्स हैं, ये पुराने प्लास्टिक से बन के आती है। मतलब प्लास्टिक की कोई थैली हो गई, या कोई और पैकिंग मटेरियल हो गया, कोई पतली सी प्लास्टिक की बॉटल थी, कुछ भी था,
उसको रिसाइकल करा जाता है और इन थिक प्लास्टिक की चेयर्स में कन्वर्ट करा जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया प्लास्टिक यूज़ नहीं करा गया, पुराना प्लास्टिक को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहीं पे सर्कुलर इकोनॉमी है, इसमें क्या होगा, वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये कॉमन सेंस है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे, और क्या होगा, जो भी वैल्यू है रिसोर्स की वो मैक्सिमाइज होगी। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं ना, वेस्ट मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे टर्म्स आपको इकोनॉमी के अंदर, मेंस के अंदर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हर पेपर का एक कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको आंसर्स फ्रेम करने होते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही कीवर्ड्स बोलने चाहिए, तो इससे क्या आप सही चीज़ बोल पाते हो जो आप कहना चाहते हो। एनीवे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिसोर्स है उसकी जो ट्रू वैल्यू है आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो। कोई प्लास्टिक की थैली है, अब उसका कोई भी यूज़ नहीं है इन जनरल देखा जाए तो आपने क्या करा, उसको फेंक दिया। बट अगर आपने बहुत सारी प्लास्टिक की थैली को इकट्ठा करा, किसी इंसान को दिया, उस इंसान ने उसको प्लास्टिक की चेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो प्लास्टिक की थैली जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसकी वैल्यू 0 रुपीज़ थी, वो अब एक 500 रुपए की चेयर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ और एक क्लोज्ड लूप सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। तो ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सिंपल। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये आपको पता भी था, बट अब आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह मिल गए हैं, एग्जाम्पल मिल गए हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ एक और होती है कि क्या हम, जो हमारे पास मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है, हमने उसको यूज़ कर दिया, अब वो वेस्ट हो गया, तो क्या अब हम उसको रिसाइकल कर लेंगे? क्या सिर्फ यही सर्कुलर इकोनॉमी है? नहीं, ये एक एग्जाम्पल है सर्कुलर इकोनॉमी का। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है कि क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही प्रोडक्ट को उस तरह से बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली सर्कुलर इकोनॉमी में जा सके। समझ रहे हो आप? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट क्यों ना बनाए स्टार्टिंग से कि वो तुरंत ही सर्कुलर इकोनॉमी में चले जाए। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स जो कि ड्यूरेबल हो, बहुत टाइम तक चले। पहली बात तो अगर कोई प्रोडक्ट बहुत टाइम तक चलता है तो क्या होता है, उसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वेस्ट कम होता है। दूसरी चीज, इजी टू रिपेयर। अगर उसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप सिर्फ उसी पार्ट को रिपेयर कर दो, ना कि आपको पूरी नई चीज लेनी पड़े। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन मेड फ्रॉम मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे बहुत सारे आपने अब मार्केट में जाते हो तो आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे, आपको बायो प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे बहुत सारे। ऐसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का कोई बैग होगा। तो ये क्या है, ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो। तो मतलब प्रोडक्ट को डिज़ाइन ही इस तरह करो कि एक तो उसकी रिपेयरिंग ईजी हो, वो ड्यूरेबल हो, लंबे टाइम तक चले, और तीसरी चीज़ कि जब वो जो प्रोडक्ट है वेस्ट हो जाए तब वो बना ही उन प्रोडक्ट से, रॉ मटेरियल से है कि उसको वापस रिसाइकल करना बहुत आसान हो। तो ये डिज़ाइन इनिशियल जो प्रोसेस है, ये भी सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोसेस में हमने देख लिया कि लीनियर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, लेकिन कोई भी जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बिना चल नहीं सकता। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। अभी जो फ्यूल है ये फॉसिल फ्यूल हो सकता है, या फिर ये जो फ्यूल है थोड़ा बायोडिग्रेडेबल फ्यूल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से ला सकते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, उसके पहले कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने का। अब ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा है, प्लीज़ आप उनको जाके देखिए, क्योंकि ये फोर्थ लेक्चर है तो हम उन फंडामेंटल से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे लिखना था कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके अलावा जब इकोनॉमी बन जाती है, लीनियर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, किसी भी टाइप की इकोनॉमी बन जाती है, अब एक नया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट करे हैं ज़मीन के अंदर से, ठीक है, उसकी ओनरशिप किसके पास है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बाय द वे, किसके पास है इसकी ओनरशिप? क्योंकि आप देखो, कोई एक बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस चालू करने के लिए एक ज़मीन खरीदने जाता है, बट आप खुद देखो ये जो ज़मीन है, क्या आप टेक्निकली ना थोड़ा थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर पे सोचो, सिर्फ 200-300 साल नहीं, आप लाखों करोड़ों साल के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ये जो अर्थ पे एक जमीन का हिस्सा है, इसकी क्या मॉनेटरी कोई वैल्यू कभी भी हो सकती है? आंसर इज नो। आपको कैसे पता है जमीन की वैल्यू क्या है? क्योंकि अर्थ जब फॉर्म हुई थी तब तो यहाँ पे कोई ह्यूमंस नहीं थे,
तो इस ज़मीन की वैल्यू क्या थी तब और आज उसकी वैल्यू क्या है? सो द थिंग इज़ कि जो अर्थ का एक टुकड़ा कोई एक इंसान उसको खरीद ले, ये कैसे पॉसिबल है कि एक ज़मीन अर्थ का एक टुकड़ा एक इंसान ओन करे? तो ऑन ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स ये थोड़ा-सा स्टूपिड लगता है कि आप अर्थ को कैसे ओन कर सकते हो? क्या कोई मून को ओन कर सकता है? नहीं। तो द थिंग इज़ कि आप अर्थ को कैसे ओन कर रहे हो फिर? तो ये क्वेश्चन आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, इस बिज़नेस ने क्या करा? इस बिज़नेस को चलाने वाला जो इंसान था, उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी। उसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से ली। उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज तक इलाज कराया। उसने मतलब फ्री में एजुकेशन उसने ली, फ्री में उसने हेल्थ केयर लिया और अब जाके वो काफ़ी स्मार्ट बन गया और काफ़ी हेल्दी है। और उसने एक ज़मीन खरीद ली, उसके ऊपर उसने बिज़नेस बना लिया अपने दिमाग को यूज़ करके। तो अब आप खुद सोचो दोबारा कि जो पैसा वो इस बिज़नेस से कमाएगा, वो क्या उसका सिर्फ़ खुद का पैसा है? क्योंकि उसने एजुकेशन तो फ्री में गेन करी है गवर्नमेंट स्कूल से। तो टेक्निकली जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट स्कूल को चला कौन रहा है? लोगों के टैक्सेस, ठीक है? और टैक्सेस सिर्फ़ रिच लोग नहीं देते, पुअर भी देते हैं। क्योंकि पुअर लोग जो है वो जीएसटी तो देते ही हैं। कोई भी गरीब इंसान है, वो अगर बिस्किट भी खरीदने जाएगा पार्ले जी का, तो उसपे भी जीएसटी दे ही तो रहा है वो। सो टैक्सेस हर कोई दे रहा है कंट्री के अंदर, एक तरह से आप ये मान सकते हो। सो पूरी सोसाइटी साथ में आई है गवर्नमेंट एजुकेशन को फ्री करने के लिए। पूरी सोसाइटी साथ में आई है हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फ्री में करने के लिए। तो क्या ये जो इंसान है, जो इस गवर्नमेंट स्कूल के कारण, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कारण आज एजुकेटेड है और हेल्दी है, वो जो इस बिज़नेस से पैसा कमा रहा है, क्या वो सिर्फ़ उसका खुद का पैसा होना चाहिए? क्या वो सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए, जिस सोसाइटी ने उसको बड़ा करा है आज तक? ठीक है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन्स है बाय द वे। अगर आप थोड़े कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के हो, तो आपको लगेगा नहीं, ये इंसान का खुद का ही पैसा है। अगर आप थोड़े सोशलिस्ट माइंडसेट के हो, तो आपको लगेगा नहीं, ये पैसा लोगों का है, तो इसको ये पैसा वापस लोगों को लौटाना चाहिए। तो देखो अब ये जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, कि ये बिज़नेस कौन ओन करता है? जो ये पैसा इंसान कमा रहा है, उसकी ओनरशिप किसकी है? क्या ये जो ज़मीन है, क्या ये टेक्निकली उसको ओन कर सकता है या नहीं? ये बहुत बड़े क्वेश्चन्स हैं। इतने बड़े क्वेश्चन्स हैं कि इस पे बहुत सारे वॉर लड़े हुए हैं। बहुत सारे वॉर लड़े हुए हैं और आपको भी पता है, पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करती है। तो इसका कोई आंसर नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। बट ये जो सिस्टम आप प्रेफ़र करते हो, उस पे इन चीज़ों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी कंट्री में ज़्यादातर लोगों के पास जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, तो अब एक रिच इंसान को टेक्निकली देखा जाए तो जिंदा रहने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक लिमिट तक ही पैसा चाहिए। उसके ऊपर जितना पैसा है वो उसके खुद के लिए कितना ही वो यूज़ कर लेगा। तो माना जाता है कि उसको ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो टैक्स के रूप में दे देना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये तो पैसा उसने खुद की मेहनत से कमाया है, तो वो खुद ही रखेगा। बट द थिंग इज़ कि सोसाइटी ने उसको बड़ा करने में जो उसकी मदद करी है, क्या उसको वो पैसा लौटाना चाहिए या नहीं? या फिर आप ये मानते हो कि वो उसका खुद का मेहनत का पैसा है, तो वो सिर्फ़ खुद ही रखेगा? अगेन इसका कोई आंसर नहीं है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। बस यही है कि सोसाइटी की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती रहती हैं। ठीक है? तो इसी के बेस पे मल्टीपल इकोनॉमीज़ आ जाती हैं। एक है थोड़ी कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी। कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी में जो इंसान की जो ओनरशिप है, इंसान नहीं सॉरी, जो रिसोर्सेज़ है, रिसोर्सेज़ क्या हो गया? लैंड हो गया, मनी हो गया, कैपिटल, मशीन, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज़ का ही पार्ट है। ये जो रिसोर्सेज़ है इसकी ओनरशिप ओनरशिप सोसाइटी के पास नहीं, इंडिविजुअल के पास होना अलाउड है। अब जब मैं सोसाइटी बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, इसको आप रिप्लेस कर दो गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सोसाइटी ने ही तो इलेक्ट करी है। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या है? सोसाइटी का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो ओनरशिप है, क्या ये गवर्नमेंट के पास होगी या इंडिविजुअल के पास, प्राइवेट लोगों के पास? तो कैपिटल इकोनॉमी में यहाँ पे प्राइवेट लोगों के पास ओनरशिप रिसोर्सेज की अलाउड होती है। ठीक है? और इसीलिए आज, क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यूएस के अंदर एक हाईवे बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए नहीं कि कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की ज़मीन है, यहाँ पे दूसरे इंसान की ज़मीन है, यहाँ पे तीसरे इंसान की ज़मीन है। और यूएस हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रही है कि वहाँ पे जो प्राइवेट ओनरशिप है, वो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो इंसान है ना, ये मन चाहे कीमत मांग सकता है कि आपको मेरे घर से हाईवे निकालना है तो आप मेरी कीमत दो जो मैं मांग रहा हूँ, और हाईवे वाले को देनी पड़ेगी तब जाके हाईवे बनेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, बट राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कंट्री में। पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, है ना? तो राइट टू प्रॉपर्टी है नहीं, तो जो गवर्नमेंट है वो इस इंसान को इंडिया में पैसे तो दे देगी, कॉम्पनसेट तो करेगी, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये मना नहीं कर सकता गवर्नमेंट को। कॉम्पनसेशन ले लेगा लेकिन मना नहीं कर सकता। यूएस में मना कर सकता है,
और यही यहाँ पे एक रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनग्रेन्ड है उनकी सोसाइटी के अंदर। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिससे चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। दूसरी चीज़, अब ये तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है जिससे कैपिटलिस्ट और थोड़ी सी सोशलिस्ट इकोनॉमीज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट आता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ों की प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा। ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी डिसाइड होती है। देखो, अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे 10 काउज है, ठीक है, पूरी सोसाइटी में या पूरी कंट्री में या पूरे एक सिटी में 10 काऊ है, ये हम मान लेते हैं। अब ये 10 काऊ एक ही इंसान के पास है, ठीक है, और हर किसी को, और इस सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और सबको मिल्क पीना है, सबको मिल्क पीना है, लेकिन 10 काऊ है और सिर्फ एक ही इंसान जो है उसके पास ये 10 के 10 गायें उसके पास है। अब ये 100 लोग जाएंगे उससे बोलने कि भाई हमें दूध दो, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो 10 काऊ हैं, जो तुम में से सबसे ज्यादा मुझे पैसे देगा मैं उसको दूध प्रोवाइड करूंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग थे, 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपए पर लीटर आपको देने के लिए रेडी हैं। तो ये इंसान है जिसके पास 10 काऊ है, ये तो बहुत खुश हो गया, चलो ठीक है। इसने क्या करा, 1000 रुपए पर लीटर पैसे लिए और 10 काऊ का जो मिल्क था इन 10 लोगों को दे दिया। अब जो बाकी 90 लोग हैं उनका क्या होगा, उनको तो मिल्क नहीं मिला क्योंकि उनके पास 1000 रुपए पर लीटर देने का पैसा नहीं था। तो ये 90 लोग का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इनको मिल्क मिलेगा ही नहीं। ये होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो प्राइस है चीजों की वो किस पे डिपेंड कर रही है, सप्लाई एंड डिमांड पे। मतलब जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं सप्लाई एंड डिमांड, वो डिसाइड कर रहे हैं कि चीजों की प्राइसेस कितनी होगी, या कौन क्या चीज बनाएगा, इन काउस को कौन ओन करेगा, ये सप्लाई एंड डिमांड। उस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रही। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट बोल देगी कि आप, गवर्नमेंट इस काउ वाले को 2-3 इंस्ट्रक्शन देगी। पहला इंस्ट्रक्शन देगी, क्योंकि गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या मानती है कि ओनरशिप जो है काउ की, टेक्निकली वो सबके काउ होनी चाहिए, सिर्फ इसके पास ही है तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि ओनरशिप जनरली सोसाइटी की होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, और सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नमेंट। तो टेक्निकली गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए काउ की। पहले तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये जो काउ है ना ये हमारी है, तुम ये मान लो कि तुमने हमसे रेंट पे ले रखी है, तो तुम हमें काउ होने का टैक्स दो एक तरह से, मतलब आप हमें काउ रखने का रेंट दो, क्योंकि गवर्नमेंट की काउ है ये, एक तरह से गवर्नमेंट ये मान लेगी। हो सकता है गवर्नमेंट की नहीं हो, बट लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया कि तुम्हारे पास एक काउ है, और ये क्योंकि सोसाइटी को बिलोंग करती है, तुम्हारी इंडिविजुअल थोड़ी है, तुमने इस काऊ को खरीद लिया, इसका मतलब ये तुम्हारी नहीं होगी। एक काऊ की टेक्निकली कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, बट आपने खरीद के रख रखा है उसको, कोई बात नहीं। बट आप ये मान लो कि ये जो काऊ है सोसाइटी को बिलोंग करती है, मतलब गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, और क्योंकि आपने उसको रख रखा है तो आप उसका रेंट दो हमें, काऊ रखने का, तो मतलब रेंट, मतलब उन्होंने वो काऊ का टैक्स लेगी उससे। दूसरी चीज वो बोलेगी कि आप काऊ का जो मिल्क है उसको 50 रुपए पर लीटर से ऊपर चार्ज कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गवर्नमेंट ने बोल दिया इस इंसान को, आप बेच ही नहीं पाओगे 50 रुपए पर लीटर से ऊपर। तीसरी चीज वो गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप एक इंसान को मान लेते हैं 1 लीटर से ऊपर दूध नहीं दोगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान आया, वो 50 लीटर पर 1000 लीटर दूध खरीद के ले गया, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप 1 लीटर से ज्यादा एक इंसान को दूध नहीं दोगे। अब इन तीनों चीजों को करने से गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर करा कि 100 के 100 लोगों को दूध मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे ये फायदा हुआ कि पूरी सोसाइटी को रिसोर्सेज बट गए, और प्राइस कितना है, कौन कितना खरीद सकता है, कितना बेच सकता है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो सप्लाई एंड डिमांड को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो ये हो गई सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये इंसान प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, जो फार्मर्स है वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि फार्मर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाते इन फीचर्स के कारण, क्योंकि इंडिया में है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो यही चीज बताता है कि कौन सी चीज एक लिमिट के ऊपर आप स्टोर करके नहीं रख सकते, एक लिमिट के ऊपर आप पैसे नहीं चार्ज कर सकते। तो जो बेचारा फार्मर है वो कभी प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से क्या होता है, ज्यादातर लोग भूखे नहीं रहते। आज अगर सरकार इतने सारे लोगों को, 80 करोड़ लोगों को ग्रेन्स बांट पा रही है तो वो इसी के कारण है। अगर ये नहीं होता तो वो नहीं हो पाता, लेकिन इसके कारण फार्मर्स प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो इसका क्या मतलब है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना है। तो आई एम प्रेटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कैपिटल इकोनॉमी और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। बस यही यहाँ पे चीजें लिखी है कि जो मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो कैपिटल इकोनॉमी में सबसे कम होता है। गवर्नमेंट
दखलअंदाजी नहीं करती लोगों की सप्लाई एंड डिमांड में, कितनी किसी को किसको बेचना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी प्राइस पे बेचना है, गवर्नमेंट उसमें कोई कुछ बोलती नहीं है या फिर बहुत ही कम बोलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या रहेगा। ठीक है, इसका गोल क्या है? एफिशिएंसी को अचीव करना और इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमाइज होती है उससे। ऑब्वियसली जब जो जैसे ये काऊ वाला इंसान है, अगर ये अपनी मन मर्जी के दाम पे प्राइस बेच रहा है और इसके पास बहुत सारा पैसा आएगा और इसी पैसे को ये फिर से री इन्वेस्ट करेगा तो ये और ज़्यादा गाय खरीदेगा, ये 10 से 20 काऊ रख लेगा और अब 20 काऊ ये खुद तो मैनेज कर नहीं पाएगा ना, तो बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा। तो कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है और लोग जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर रिलायड नहीं रहते। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट जॉब्स का जो इंक्रीज है, राइज है, वो कम होता है, स्लो होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी खासी रहती हैं। तो ये भी डिफरेंस आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। तो स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप स्टेट इकोनॉमी बोल सकते हो, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है कि सोसाइटी का कंट्रोल। अब सोसाइटी खुद तो कंट्रोल करती नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करती है। अब आप गवर्नमेंट बोल दो या स्टेट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे। यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को खुद ओन करती है, रिसोर्सेज को। ठीक है, और गवर्नमेंट स्टेट इकोनॉमी में क्या करती है, कोशिश करती है कि सोशल वेलफेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि दो लोग जो मिल्क अफोर्ड कर पा रहे हैं वही पूरे इंडिया का मिल्क खरीद ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के सारे लोगों के पास मिल्क की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट इन लोगों को रोकेगी कि आप सारा मिल्क खुद नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर कर पाएगी। रिसोर्स एलोकेशन, जिस इंसान के पास जितना रिसोर्सेज है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसके पास कितनी गाय होनी चाहिए। पहले बात तो वो उस गाय वाले से टैक्स लेगी और बोलेगी कि आप और गाय नहीं खरीद सकते, अब आप 10 गाय है आपके पास, उतनी ही खरीदो। आप उसको 20 नहीं कर सकते, अब ये 20 करेगा कोई और, कि कोई और खरीदेगा अब नई गाय। तो मतलब एक इंसान के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा एक और कि इंडिया का क्या सिनेरियो है। देखो, इंडिया हिस्टोरिकली एक क्लोज्ड इकोनॉमी रही है और इंडिया हिस्टोरिकली एक सोशलिस्ट इकोनॉमी रही है। और इसका रीज़न ये है कि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तब हमारी कंट्री में इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन अभी से तो 1/4 थी। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है आज, जो पॉपुलेशन है उसकी 1/4 थी तब, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग डेथ भी हो रही थी उनकी। उसके अलावा इलिटरेसी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्किल्स की कमी बहुत ज़्यादा कमी है स्किल्स की। तो इस सोसाइटी में अगर प्राइवेट लोग जिनके पास पैसा, स्किल्स और रिसोर्सेज और अच्छे कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ ये सारे हैं, तो प्राइवेट लोग तो इन मेजॉरिटी ऑफ द लोग 90% ऑफ लोगों का बहुत अच्छे से फायदा उठा लेंगे अगर कैपिटल इकोनॉमी हुई तो। इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी होना, ताकि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें compete ना करना पड़े, और सोशलिस्ट इकोनॉमी होना ताकि प्राइवेट जो गिने चलो लोग हैं वो पूरे इंडिया का फायदा ना उठा ले। इसलिए ये इकोनॉमी होना थोड़ा सा लॉजिकल है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिबेट हो सकती है कि कौन सा सिस्टम बेटर है कौन सा नहीं है, बट इन जनरल देखा जाए तो उनका रैशनल ये था कि ये थोड़ा इकोनॉमी रखना बेटर है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स के अंदर। लेकिन अब हमें पता है 1991 के बाद से जो हमारी इकोनॉमी है वो ओपन भी हो गई है और धीरे धीरे हम कैपिटलिस्टिक बेसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम हो गई, प्राइवेट जॉब्स का नंबर बढ़ रहा है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। आज आप फॉरेन कार्स खरीद पाते हो, फॉरेन कपड़े खरीद पाते हो, फॉरेन कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर है, फॉरेन बैंक्स आपकी कंट्री के अंदर है। तो ये ओपन इकोनॉमी और कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही आपको समझ में आ रहा है कि आज जो इंडिया है वो डेफिनेटली इस ट्रांजिशन प्रोसेस में अभी है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया है ना, कंप्लीटली सोशलिस्ट भी नहीं है, ना ही कंप्लीट कैपिटलिस्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया क्या है, अभी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा, अब देखो एक स्पेक्ट्रम बन चुका है। स्पेक्ट्रम क्या है, एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बहुत लंबी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100% कैपिटलिस्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100% सोशलिस्ट। कोई भी आज ऐसी कंट्री नहीं है जो कि 100% सोशलिस्ट हो या 100% कैपिटलिस्ट हो, कोई भी नहीं है। यूएस जो है वो यहाँ पे होगा, मतलब ये 50% की लाइन है। तो यूएस जो है वो ज़्यादातर तो कैपिटलिस्ट ही है, बट थोड़ा बहुत सोशलिस्ट भी है, बट ज़्यादातर वो कैपिटलिस्ट है। चाइना यहाँ पर है, चाइना भी 100% सोशलिस्ट नहीं है। चाइना में भी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो थोड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, बट
चाइना के अंदर भी जो कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अब फॉलो किया जाना चालू हो चुका है। तो चाइना भी सोशलिस्ट तो है, लेकिन थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, इवन दो वो सोशलिस्ट के काफ़ी पास है, बट वो कैपिटलिस्ट से दूर है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के उसके अंदर है। इंडिया थोड़ा यहाँ पे है, हम सोशलिज्म के अभी भी थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इंडिया को थोड़ा सा सोशलिस्ट बेंट देती है। तो हम अभी भी कैपिटलिस्ट के साइड जंप नहीं करें, लेकिन इंडिया पहले यहाँ हुआ करता था, अब हम थोड़ा इधर ट्रांजिशन कर चुके हैं। तो अभी इंडिया एक तरह से यहाँ है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मुझे समझ है, मेरा कॉन्टेक्ट अभी इतना यहाँ पे है। अगर आपके पास डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट आपका आउटलुक है, तो डेफिनेटली आप उसको भी बता सकते हो। तो हर कोई डिसएग्री कर सकता है इस चीज़ में, बट ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। ठीक है, तो ये है, और ये ट्रांजिशन हो रहा है। अब ट्रांजिशन अच्छी बात है या बुरी बात, ये वक्त बताता है। ये टाइम से ही पता चलेगा कि ये जो हमने ट्रांजिशन करा है इसका फायदा होगा या नुकसान। ठीक है, वो दैट द फ्यूचर विल टेल, द टाइम विल टेल। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। तो कोई भी कंट्री जो है वो 100% कैपिटलिस्टिक या 100% सोशलिस्ट टेक्निकली नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो या तो 100% कैपिटलिस्ट में क्या होगा कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो 100% सोशलिस्ट में क्या होगा कि जो लोग, कोई पैसा नहीं कमा पाएगा, कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है तो मोटिवेशन ही नहीं है। और ये चीज़ रशिया में हुई बहुत ज़्यादा। रशिया यूएसएसआर में उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिस्ट कंट्री जब हो गई, तो वहाँ पे जो मोटिवेशन टू वर्क है, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी स्पिरिट किल हो गई, क्योंकि कोई कुछ चीज़ ओन ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है। और यूएस में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनक्वालिटी की, जब वो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक फॉर्म में थी। तो यूएस ने अपने आप को थोड़ा सोशलिस्ट करा, थोड़ा बहुत। रशिया ने भी अपने आप को थोड़ा सा कैपिटलिस्ट करा। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का आपको एक सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और हमारे जो डेली द हिंदू करंट अफेयर्स के सेशन है उनको भी आप देखिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड या दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।